हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। काफ़ी टाइम के बाद मैं एक नई वीडियो में बनाने जा रहा हूं। आज के इस वीडियो जो ये लेक्चर होने वाला है, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और इसमें कई सारे वीडियो सीरीज आएंगी, कई लेक्चर्स आएंगे। एक्चुअली ये है गुजरात बोर्ड का, ठीक है ना। गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट ने मेरे को रिक्वेस्ट किया है कि सर हमें गुजरात बोर्ड के बारे में भी उसके सारे क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर दीजिए। तो ये खास करके गुजरात बोर्ड के लिए, ठीक है ना। बट आप किसी भी स्टेट के हो तो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं कॉमन रहते हैं। आप लास्ट तक का देखेंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा कि ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है और इसके बाद में जब ये क्वेश्चन हो जाएगा तो इसके बाद हमने सारे आंसर इसके प्रोवाइड किए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक का देखें, जिससे सारे पॉइंट टू पॉइंट्स आपको कवर हो जाए और हर एक आंसर का क्वेश्चन का आंसर आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है यहाँ पे, फर्स्ट वहाँ पे जो क्वेश्चन है 1 मार्क का, मिड्रियाटिक्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो मिड्रियाटिक्स क्या होते हैं, मिड्रियाटिक्स आर द मेडिसिन। ये क्या है, मेडिसिन है। अब ये मेडिसिन है तो कहाँ काम आएंगे, दैट मेक्स द प्यूपिल ऑफ योर आइज बिगर। देखो प्यूपिल, ये देखो यहाँ पे क्या, ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर आपको, डायग्राम दिख रहा है, इसमें जो प्यूपिल है, प्यूपिल कैसा दिखाया गया, बड़ा दिखाया गया है, बिगर दिखाया गया, ठीक है ना। वही है इसके बाजू में क्या दिखाया गया है, ये छोटा दिखाया गया है। तो ये ऐसे ड्रग जो प्यूपिल के साइज को इंक्रीज कर दे देते हैं, बिगर कर देते हैं या डायलेट कर देते हैं, उनको मिड्रियाटिक्स बोलते हैं, ठीक है। अगर इसके लिए हम लोग टर्म यूज करें दूसरे वाले के लिए जिसमें प्यूपिल छोटा है, तो इसमें मियोटिक वर्ड आएगा, ठीक है। तो मिड्रियाटिक एंड मियोटिक दो वर्ड आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। और जैसे यहाँ पे डॉक्टर्स यूज देम ड्यूरिंग द आई एग्जाम, जब आई को देखते हैं तो उसके लिए सब यूज करते हैं, इसके बारे में सारी चीजें बताई गई हैं। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया क्या होता है उसके बारे में। तो टेकीकार्डिया मीन्स, याद रखना, कि हार्ट रेट का इंक्रीज हो जाना। हार्ट रेट हमारा होता है, हमारा हार्ट होता है, तो हार्ट रेट क्या हो जाता है, उसका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाना, उसी को बोलते हैं। और वो कितना हो जाएगा, 100 टाइम्स से ज्यादा हो जाता है, तो इसको टेकीकार्डिया बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फिर एक क्वेश्चन वहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन 1 मार्क में है, डिफाइन एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं भाई, ये क्या होते हैं, मेडिसिन होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं या उसको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। इतना बात याद रखिएगा। वैसे देखेंगे तो हर एक को इसको ब्रेक करेंगे तो एंटी मीन्स होता है अपोजिट, ठीक है ना। एंटी मीन्स होता है अपोजिट और बायोटिक्स मीन्स होता है लाइफ। तो लाइफ के अपोजिट, अब किसके लाइफ के अपोजिट, वो बैक्टीरिया के लाइफ के अपोजिट होता है ना। और ये कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, हाउएवर दे डू नॉट वर्क अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट नहीं काम करेगा, लाइक फ्लू एंड कोल्ड में नहीं काम करता है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है एंटीबायोटिक्स, जैसे सोर थ्रोट, एयर इन्फेक्शन और निमोनिया के केस में, और बहुत सारे। उसके बाद में व्हाट डू यू मीन बाय फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है, देखो यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिखाया गया है, एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड में जब प्रॉब्लम आती है और ट्यूमर बन जाता है तो उसी को बोल देते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद में एक क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन फार्मेकोडायनेमिक। फार्मेकोडायनेमिक क्या है, तो फार्मेकोडायनेमिक क्या होते हैं, जैसे इज अ स्टडी ऑफ हाउ मेडिसिन वर्क इन द बॉडी। जैसे मेडिसिन आपने लिया, मेडिसिन बॉडी के अंदर गया तो मेडिसिन कैसे वर्क करेगा, तो उसको बोलते हैं फार्मेकोडायनेमिक, याद रखिएगा। इट एक्सप्लेन व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ये लाइन आपको याद रखना, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग बॉडी के साथ क्या काम करता है उसके लिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो यही सारी चीजें। इसके अलावा हाउ इट अफेक्ट सेल ऑर्गन, सारी चीजों को आप इफेक्ट कर, क्योंकि ड्रग है, ड्रग बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी के सारे पार्ट्स को क्या 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 इफेक्ट देगा, क्या क्या इफेक्ट शो होगा, उसी को बोल देते हैं फार्मेकोडायनेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग इज नोन एज। अब ये उसका अपोजिट है, तो यहाँ पे फार्मेकोकाइनेटिक है, ठीक है ना। बॉडी डज, बॉडी ने ड्रग के साथ क्या काम किया, तो ये उसको फार्मेकोकाइनेटिक। फार्मेकोडायनेमिक का ये अपोजिट होता है, ठीक है। डिफाइन हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मीन्स, याद रखना है कि हाई ब्लड प्रेशर, बीपी हाई हो जाना, उसी को बोल देते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है ना। अभी किस किस केस में होता है, सारी चीजें आप देख सकते हो। 1 मार्क का क्वेश्चन है। उसके बाद में सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक मीन्स क्या होता है, ये भी क्वेश्चन था उसके अंदर। तो सिस्टोल मीन्स होता है, देखो हार्ट मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना। हमारा हार्ट है,
हमारा हार्ट है तो हार्ट मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, कभी ये छोटी हो जाएगी, कभी बड़ी हो जाएगी, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, पास आता है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोलिक बोलते हैं। और वो जब दोबारा रिलैक्स हो जाता है, अपनी अपनी जो फेज होती है, अपनी जो स्टेज होती है, उसमें दोबारा वापस आ जाता है, रिलैक्स हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं डायस्टोल। ठीक है ना, ये दोनों जरूरी होता है हार्ट के पंपिंग के लिए, दोनों जरूरी है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, एजिथ्रोमाइसिन बिलोंग टू विच क्लास। अब एजिथ्रोमाइसिन जब ये एंटीबायोटिक आप पढ़ेंगे तो माइक्रोलाइड करके वहाँ पे आएगा, तो उससे ये बिलोंग करता है। माइक्रोलाइड एक ग्रुप है एंटीबायोटिक का, तो उसी के अंदर एजिथ्रोमाइसिन को रखा गया है। और कहाँ कहाँ पे इसको यूज होते हैं, रेस्पिरेटरी, स्किन, सारी चीज़ों में इसको यूज करते हैं। ठीक है। और एक फिर एंटीबायोटिक का एक क्वेश्चन है, अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक यूज इन विच टाइप ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। किस टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये यूज होता है, तो यहाँ पे कुछ दिया गया, जैसे सीवियर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जैसे निमोनिया, और यूरिनरी ट्रैक में अगर हमारे कोई प्रॉब्लम होगा, या ब्लड में कोई प्रॉब्लम होता है, या बोन जॉइंट में, सब में इसको यूज करते हैं। कॉमनली जो अमीनोग्लाइकोसाइड है जिसके अंदर जेंटामाइसिन, एमिकासिन और टोब्रामाइसिन बहुत सारे आते हैं, ये सारी चीजें हैं। मैंने शॉर्ट 1 मार्क का था, फिर भी आंसर लॉन्ग हो गया, आप थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हो अगर आपको करना होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है, बैक्टीरियोस्टैटिक। स्टैटिक मीन्स होता है कि स्टॉप कर देना, रोक देना। ठीक है ना। बैक्टीरिया जब हमारे बॉडी के अंदर आता है तो हमारी बॉडी को क्या करता है, डैमेज करने लगता है हमारे सेल्स को। तो हम कुछ ड्रग यूज करते हैं जो बैक्टीरिया को उसी के स्टेज में रोक देता है, उसको मल्टीप्लाई और ग्रो होने से बचाता है। ठीक है ना। इस तरीके से अगर बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो करेगा तो ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, उसको रोक देते हैं तो वो ग्रो नहीं कर पाता है, और इस तरीके से धीरे धीरे वो किल हो जाता है, मल्टीप्लाई बट डू नॉट किल, और वो किल नहीं होता। ठीक है ना। इस तरीके से स्टॉप कर देना, इसी को बोलते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक का एग्जांपल देख लो, यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे टेट्रासाइक्लिन हो गया। माइक्रोलाइड्स का एग्जांपल अभी हमने देखा, उसमें एजिथ्रोमाइसिन और क्लोरामफेनिकोल। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 12 दिया है, एकाइनेसिया, रिजिडिटी और ट्रीमर, से सब किसके सिम्टम्स हैं, तो ये पार्किंसंस एक डिजीज होती है, उसी को बोल देते हैं। हर एक का डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है कि एकाइनेसिया क्या होती है, डिफिकल्टी इन स्टार्टिंग मूवमेंट नहीं हो पाना, उसको बोलते हैं एकाइनेसिया। और रिजिडिटी क्या होती है, मसल्स का स्टिफनेस हो जाना, इसको बोलते हैं। ट्रिमर क्या होता है, जब शेकिंग होती है, जो ट्रिमर आता है ना, एक दाढ़ी बनाने के लिए, बियर्ड के लिए, है ना, उसको भी ट्रिमर बोलते हैं। तो वो क्या होता है, वाइब्रेट होता है, ऐसे कुछ होता है, इक्विपमेंट होता है, उसमें यहाँ ब्लेड लगा रहता है। ठीक है ना, यहाँ पे बटन लगा रहता है, तो इसको ट्रिमर बोलते हो आप। तो ट्रिमर से क्या होता है, मतलब एक झंझनाहट सा, वाइब्रेशन सा होता है। तो शेकिंग मतलब वही जैसे बॉडी का हिलना, शेक होना, उसको बोलते हैं। हैंड या फिंगर्स का, उसी को बोलते हैं। तो ये सब किसके, पार्किंसंस के पूरा सिम्टम्स है। ठीक है ना। और पार्किंसंस क्या होती है, एक ब्रेन डिसऑर्डर होती है, जिसमें क्या होता है, मूवमेंट सही से नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम होने लगता है, और बॉडी स्ट्रेट नहीं होती है, सारी चीजें होती है। एगोनिस्ट क्या होते हैं, एगोनिस्ट इज अ सब्सटेंस लाइक, इसमें क्या दिया है, लाइक अ ड्रग और नेचुरल केमिकल्स दैट एक्टिवेट्स ए रिसेप्टर इन द बॉडी एंड कॉज रिस्पॉन्स। देखो, एगोनिस्ट होता है, एक होता है एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट मतलब उसी की तरीके से काम करना, सेम सेम। ठीक है ना, सेम तरीके से काम करना, इसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये कि मॉर्फिन इज ए एगोनिस्ट एंड एक्टिवेट ओपियोइड रिसेप्टर। ओपियोइड रिसेप्टर जो भी रहते हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो मॉर्फिन आता है, तो उसको क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। ठीक है ना। और इस तरीके से पेन को क्या करता है, कम करता है। इसके अलावा सिमिलरली डोपामाइन एगोनिस्ट हेल्प इन द पार्किंसन डिजीज। डोपामाइन को भी यूज करते हैं। बायो अवेलेबिलिटी, ये भी पूछा गया है, तो बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट एक्चुअली रीचेज टू द ब्लड स्ट्रीम एंड हैज एन इफेक्ट ऑन द बॉडी। देखो, आपने क्या किया, 500 mg का ड्रग खाया, अब इसको आपने लिया ओरल, बट ये 500 mg बॉडी के अंदर जाता तो है, बट ब्लड में हमारे कितने जाता है, मान लो कि ये 470 जाएगा, तो 30 यहाँ पे 30 mg कहाँ गायब हो गया, 30 mg कहाँ गया, ये वेस्ट हो गया। ठीक है ना। तो फाइनली कितना हुआ, एक्चुअली कितना पहुंचा, वही होता है बायो अवेलेबिलिटी। बायो मीन्स होता है लिविंग थिंग, और अवेलेबल मतलब कितना अवेलेबल है, टिश्यू के अंदर कितना अवेलेबल हुआ, सेल के अंदर या मैं ब्लड स्ट्रीम में कितना अवेलेबल हुआ, तो उसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया कि इंजेक्शन लोगे तो 100% आपको जाएगा आपके ब्लड स्ट्रीम में, क्योंकि वहाँ पे कोई वेस्ट नहीं हुआ है। अगर आप टैबलेट वगैरह लोगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन में उस समय चला जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो दिया हुआ है 15 नंबर का क्वेश्चन है, इंसुलिन इज यूज इन विच टाइप ऑफ द डायबिटीज। तो ज्यादातर इसको टाइप 1 डायबिटीज में, इंसुलिन इज प्राइमरली यूज इन द टाइप 1 डायबिटीज मीटर बिकॉज पीपल विच
विद दिस कंडीशन डू नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन, इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर, तो इंसुलिन लेना पड़ता है। फुल फॉर्म ऑफ NSAID पूछा गया है तो इसका आपको इजी है, क्या होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। क्या होते हैं ये ड्रग, आपने पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ेंगे आप। इसमें क्या होता है, ये पेन को रिड्यूस करना, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना, फीवर को कम करना, ये सारी चीज़ों में यूज होता है। एग्जाम्पल क्या है, आइबुप्रोफेन, एस्प्रिन, नेप्रोक्सिन, सारी चीज़ें आती है। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज अ मिक्स अल्फा एंड बीटा एंटागोनिस्ट, अल्फा भी और बीटा 1, ठीक है ना, दोनों का ये मिक्सिंग का क्या है। तो देखो अब यहाँ पे एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन इसमें आता है एग्जाम्पल, जिसको एड्रेनालिन भी बोलते हैं। जैसे अल्फा 1 का क्या काम है, और यहाँ पे अल्फा 2, फिर बीटा 1 बीटा 2 सबका एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या काम करेगा एक बार आप देख लो, ठीक है। और गिव द नेम ऑफ सेलेक्टिव बीटा 1 एंटागोनिस्ट, सेलेक्टिव बीटा 1 एंटागोनिस्ट एग्जाम्पल एटिनोलॉल, बिसोप्रोलॉल, एस्मोलॉल, नेवियोलॉल, बहुत सारे हैं, ये आप देख लो, 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे विच टाइप ऑफ एनेस्थेसिया इज यूज इन द टूथ एक्सट्रैक्शन, दांतों को निकालने के लिए कौन से टाइप के इसमें यूज होते हैं, तो लोकल एनेस्थेसिया, लोकल एनेस्थेसिया याद रखना। और इसके अलावा टाइप ऑफ एनेस्थेसिया किस टाइप के होते हैं वो देख लो। लोकल मीन्स आपको याद रखना ना, लोकल मीन्स होता है कि थोड़े पार्ट में, ज्यादा पार्ट नहीं, स्मॉल एरिया में, ठीक है ना। तो दांत निकालना है आपको, दांत का उसको निकालना है, पेन हो रहा है, तो इसका टूथ को निकालने के लिए आप क्या करोगे, लोकल, क्योंकि थोड़े पार्ट में आपको यूज करना है। और भी कितने टाइप के एनेस्थेसिया यहाँ पे दिया गया, लोकल, सेडेटिव एनेस्थेसिया, जनरल एनेस्थेसिया, ठीक है ना। फॉर मोस्ट एक्सटेंशन लोकल ही यूज किया जाता है, ज्यादातर केस में आपको लोकल ही यूज किया जाता है। यहाँ पे उसके बाद में नेम द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सा बैक्टीरिया है, तो वह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना, 1 मार्क में पूछा गया है। ये कैसे स्प्रेड होगा, कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है, ये जाता है एयरबॉर्न के थ्रू। जैसे क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं ना, बात करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह, माउथ से क्या होता है, थोड़ा सा माउथ के ड्रॉपलेट, ठीक है ना, वो बाहर आते हैं तो इसके थ्रू हो जाता है। और स्नीजिंग या कफ के थ्रू भी होता है, छींकने से, खांसने से भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे अब लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, तो राइट नोट ऑन सीडेटिव और हिप्नोटिक्स क्या होते हैं। देखो सीडेटिव और हिप्नोटिक क्या होते हैं, ये हमारे सीएनएस को क्या करते हैं, डिप्रेस कर देते हैं, मतलब उसको सुला देते हैं, आराम से बोलते हैं कि भाई आप आराम करो। तो आप सीडेटिव क्या काम करें, इस तरीके से क्या करते हैं, कामनेस और रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे, स्लीप प्रोवाइड करते हैं। बट अब डिपेंड करता है कि कितना डोज आपने लिया है। सीडेटिव के केस में क्या होगा, सब कुछ एंजाइटी वगैरह तो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, बट स्लीपिंग प्रोड्यूस नहीं होता है। सीडेटिव के केस में क्या होता है, मतलब देखो डोज हमने ड्रग लिया, अब ये ड्रग को हम लेस लेंगे, थोड़ा सा कम डोज में लेंगे, तो ये सीडेटिव कहलाएगा। वही ड्रग थोड़ा हाई क्वांटिटी बढ़ा दिया हमने, तो ये हिप्नोटिक कहलाएगा। याद रखना हिप्नोटिक में हाई डोज, ठीक है, हिप्नोटिक में आपको याद रखना है हाई डोज, ठीक है। तो इस केस में देखो, यूज टू ट्रीट एंजाइटी, स्ट्रेस एंड एजिटेशन, एग्जांपल डायजेपाम जिसका ब्रांड नेम है वैलियम, लोराजेपाम जिसका ब्रांड नेम है एटिवन, ठीक है ना। और हिप्नोटिक का भी वही सेम होगा, बट इस केस में क्या होगा, नींद आ जाएगी। देखो क्या दिया हुआ यहाँ पे, इस केस में हिप्नोटिक का इंड्यूस स्लीप इन इंसोमिया एंड अदर स्लीप डिसऑर्डर, तो इसमें स्लीप आएगा और क्या होगा आपको, बिल्कुल जैसे आप सिमिलरली सोते हो नेचुरल स्लीप, वैसे आप इसमें भी सोएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, वही हायर डोज कैन कॉज डीप स्लीप, जितना ज्यादा डोज लेंगे उतना ज्यादा आपको स्लीप आएगा। एग्जांपल ज़ोलपीडेम, जैसे एम्बियन, यहाँ पे ब्रांड नेम दिया, फिनोबार्बिटल दिया है। कॉमनली क्लास क्या है जो यूज होते हैं, जैसे बेंजोडाइजेपिन, एक ग्रुप है, इसके अंदर डायजेपाम, अल्प्राजोलम आता है, और इसको एंजाइटी स्लीप के लिए यूज करते हैं। बारबिटूरेट होते हैं जिसका एग्जांपल आता है। ये सारे ग्रुप हैं, इस ग्रुप के अंदर कौन कौन से ड्रग आते हैं उसका नाम यहाँ पे दिया गया है। फिनोबार्बिटल जैसे रेयरली यूज ड्यू टू द साइड इफेक्ट, ये कम यूज होता है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट है। और नॉन बारबिटूरेट्स भी एग्जाम्पल, अभी तो हमने बारबिटूरेट पढ़ा, और नॉन बारबिटूरेट जिसमें ज़ोलपीडेम आता है, यूज शॉर्ट टर्म इंसोम्निया, थोड़े टाइम के लिए अगर सोना है तो ये यूज किया जाता है। यूजेस की बात करेंगे तो वही देखो, इंसोम्निया, ठीक है ना, एंजाइटी, मसल्स, इंसोम्निया मीन्स नींद ना आना, जब नींद नहीं आती है तो इसको दे देते हैं, नींद ना आना, तब स्लीपिंग नहीं आती है तो ये क्या, इसको दिया जाता है, ठीक है, नींद नहीं आती है तो। इसके अलावा देखो सीजर वगैरह में भी इसको यूज करते हैं। यूज बिफोर सर्जरी, सर्जरी से पहले भी, क्योंकि बड़ा ऑपरेशन रहता है, इसको दे देते हैं तो पेशेंट सो जाता है, आराम से नींद आ जाती है।
और वो ऑपरेशन आसान हो जाता है। साइड इफेक्ट ड्राउजीनेस हो जाता है हल्का सा, भाई साइड इफेक्ट तो होगा क्योंकि क्या होता है जब दवा खाएंगे आप और नींद आएगी तो आपको हल्का सा ब्लर हो दिखेगा, है ना, वो थोड़ा टाइम के लिए होता है। तो ये सारी चीज़ें इसकी होती हैं और डिजीनेस कन्फ्यूजन सारी चीज़ें होती हैं। लॉन्ग टाइम तक के लिए आप यूज़ करोगे तो डिपेंडेंस एंड विथड्रॉल सिम्टम्स, अगर आप उसको छोड़ना चाहोगे तो छोड़ नहीं पाओगे, उसको स्किप नहीं कर पाओगे, क्विट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने काफ़ी टाइम से इसको यूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। जो अभी हम लोगों ने NSAID पढ़ के आए फुल फॉर्म NSAIDs, ये भी हम लोग पढ़ के आए वही है, उसका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। क्लासिफिकेशन आप याद कर लो, सैलिसाइलेट का पूरा यहाँ पे दिया गया है। तो पहला है ए के अंदर नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर COX का फुल फॉर्म होता है साइक्लो ऑक्सीजिनेस, ठीक है ना, इनहिबिटर। तो यहाँ पे दिया गया है, तो इसके अंदर पहले के अंदर आता है सैलिसाइलेट एंड कोजेनर जिसमें एस्पिरिन है, पैरामिनोफिनॉल डेरिवेटिव जिससे पैरासीटामोल आता है, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन आता है, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव जिसमें कीटोरोलैक आता है, सोलिनडेक आता है और ऑक्सीकैम पिरोक्सीकैम आता है, इंडोल डेरिवेटिव में इंडोमेथासिन आता है। फिर प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स आता है जिसमें डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, निमोसलाइड आता है। सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर जिसमें सेलेकॉक्सिब, पैराक्सिब एंड एथोरकॉक्सिब बहुत सारे आते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन यही पूछा था। उसके बाद में क्लासीफाई एंटीहिस्टामाइन का क्लासिफिकेशन दिया और हर एक का क्या दिया है, यूजेस दिया है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया कि एंटीहिस्टामाइन क्या होता है। एंटीहिस्टामाइन आर ड्रग दैट ब्लॉक द हिस्टामाइन। हिस्टामाइन क्या होता है, जैसे ये केमिकल होता है और ये एलर्जी के केस में ज़्यादातर रिलीज होता है। मान लो कहीं आपको कुछ एलर्जी हो रहा है, आपको इचिंग हो रही है, आपके बॉडी में रेडनेस आ रहा है, ठीक है ना, तो किसकी वजह से होता है, हिस्टामाइन की वजह से होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो सिट्रीजिन ये सब खाते हैं ना, वो सब इसी ग्रुप के आते हैं, ठीक है ना। तो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन या मोशन सिकनेस, इन सब के केस में दे आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द हिस्टामाइन रिसेप्टर्स के बेस पे, जैसे H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है ना, तो जैसे H1 ब्लॉकर इसको भी बोलते हैं। यूज, क्योंकि यूज पूछा गया तो यहाँ पे यूज भी मैंने मेंशन कर दिया, यूज टू ट्रीट एलर्जिक कंडीशन, मोशन सिकनेस एंड सेडेटिव। और फर्स्ट जनरेशन, अब H1 में देखो यहाँ पर भी, अब यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन H1, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा ग्रुप है, H1 के अंदर फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन ऐसा आएगा। एग्जाम्पल डाइफेनहाइड्रामाइड, कहाँ पे यूज करोगे, एलर्जी के केस में, इंसोम्निया, मोशन सिकनेस। क्लोरफेनामाइड यहाँ भी कॉमन कोल्ड, देखो सर्दी खांसी होती है वहाँ भी, मतलब एलर्जी होती है ना, उसको बोलते हैं। फिर प्रोमेथाजीन, नॉजिया वोमिटिंग होता है ना, कभी किसी किसी को देखो नॉजिया वोमिटिंग होने लगता है। और हाइड्रोक्सीजिन, इसमें एंजाइटी सिडेशन के लिए, और प्रोटिस मीन्स होता है कि ईचिंग के लिए भी यूज होता है। डाइमेनहाइड्रामाइड, ठीक है ना, ये भी मोशन सिकनेस एंड वर्टिगो इन सब में यूज होता है। इसके अलावा क्लिनिकल यूजेस देख लो यहाँ पे, एलर्जिक कंडीशन जैसे है फेबर, अर्टिकेरिया, एनाफाइलेक्सिस, बहुत सारे यहाँ पे दिया गया, बहुत डिटेल में यहाँ पे मैंने दे दिया है, आप थोड़ा सा शॉर्ट करके भी याद कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे दिया है सेकंड जनरेशन H1 एंटीहिस्टामाइन, जिसको नॉन सेडेटिव, इसमें ये सेडेटिव का आपको बताया था, इससे पहले आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ कि सेडेटिव के केस में क्या होता है, हमारे एंग्जाइटी, हमारी थकावट दूर हो जाती है, हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है, नींद नहीं आती है। बट ये इससे पहले वाले ड्रग, क्योंकि डॉक्टर कभी कभी बोलता है ना, देखो फिर से देख लो कि एलर्जी वाले गोली खाने के बाद में आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए, आपको गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, क्यों, क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा सीडेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है और वो बंदा थोड़ा सो सकता है, उसका माइंड रिलैक्स हो सकता है। अब यहाँ पे देख लो इसके केस में लोराटिडीन आता है, एलर्जी के केस में यूज होता है। सिट्रीजिन आपने कई बार खाया भी होगा, और फेनोफेक्साडिन ये भी आता है, ठीक है ना। लिवोसेट्रिजिन, लिवोसेट करके आता है, सारी चीजें दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख लो एलर्जिक, यहाँ पे क्या पूरा यूजेस दिया गया है, एलर्जिक रेनाइटिस, अर्टिकेरिया, कंजक्टिवाइटिस, इस सब में इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। सेकंड ग्रुप आता है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसको H2 ब्लॉकर कहते हैं। इसके अंदर क्या आ जाएगा, रेनिटिडीन, रेंटेक आता है ना, फेमोटेडिन, रेंटेक, ये वही सारी चीजें, ठीक है ना। और इसमें बहुत सारे नीजाटिडीन आता है, सीमेटिडीन आता है, ये सारी चीजें उसके अंदर आ गई है पूरा ग्रुप। उसके बाद में क्लिनिकल यूजेस के केस में पेप्टिक अल्सर में इसको यूज़ करते हैं। अगर गैस का केस है, जैसे मान लो गैस्ट्रो एसोफेजियल, मतलब हमारे इसोफेगस में या स्टमक में प्रॉब्लम आता है तो उसमें, और जोलिंगर इल्सन सिंड्रोम में भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें गैस्ट्रिक एसिड हाइपर सिक्रेशन, गैस्ट्रिक एसिड का ज़्यादा सिक्रेशन होगा उसके लिए। अब यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिगॉक्सिन दिया हुआ है। डिगॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे, क्योंकि ये देखो, डिगॉक्सिन इज अ वर्क बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट के मसल्स पे काम करता है, ठीक है ना। ये हार्ट के मसल डिजिटेलिस से मिलता है, डिजिटेलिस एक प्लांट होता है
तो उससे ये मिलता है डिजिटली से डिगॉक्सिन, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इट इज मेनली एक्ट ऑन द सोडियम पोटेशियम चैनल, ये चैनल होता है हमारे हार्ट मसल्स में, तो उस पर ये काम करता है। और कैसे काम करेगा, देखो ये क्या कर रहा है, इट इंक्रीज कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट। ये पॉइंट आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि हार्ट के फंक्शन को बढ़ाना है। तो हार्ट के फंक्शन को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, ये ब्लॉक करेगा सोडियम और पोटेशियम पंप, ठीक है ना। एक मैकेनिज्म ये चलेगा, डिगॉक्सिन इनहिबिट दिस पंप एंड विच नॉर्मली पुशेस सोडियम आउट एंड ब्रिंग पोटेशियम। अब ये हार्ट का मसल्स होगा तो सोडियम बाहर चला गया, पोटेशियम अंदर आ गया, ठीक है ना। पोटेशियम यहाँ आ गया, सोडियम यहाँ आ गया, एक मैकेनिज्म ये चलता है। इसके अलावा इंक्रीज कैल्शियम इनसाइड सेल। अब मान लो एक सेल है, तो सेल के अंदर कैल्शियम जितना ज़्यादा रहेगा, एक सेल है ना, फिर से देख लो, यहाँ पे एक सेल है और सेल के अंदर कैल्शियम ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उतने ज़्यादा ही हमारा ये सेल काम करेगा। मतलब ये हार्ट के सेल्स हैं तो हार्ट के सेल्स उतना ज़्यादा काम करेंगे। और कैल्शियम जैसे 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 मान लो कि अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारे माउथ में कैल्शियम, हमारे जो माउथ के सेल्स हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, कैल्शियम का ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा माउथ मूवमेंट में इजी हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो हार्ट को क्या कराने के लिए, मूव कराने के लिए, पंप कराने के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, वही यहाँ पे दिया गया है। और इंक्रीज कैल्शियम इनसाइड द सेल सिंस सोडियम बिल्डअप इनसाइड द सेल, सोडियम ज़्यादा हो गया है। एंड अदर पंप जैसे सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर स्लो डाउन, ये एक क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। एंड कॉजिंग मोर कैल्शियम, और कैल्शियम यहाँ पे हार्ट में क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और स्ट्रॉन्गर हार्ट कॉन्ट्रेक्शन, हार्ट कॉन्ट्रेक्शन का इंक्रीज कर देना कौन कर रहा है भाई, ये डिगॉक्सिन ही कर रहा है, ठीक है ना। तो मोर कैल्शियम मीन्स स्ट्रॉन्गर मसल्स कॉन्ट्रेक्शन। आपको बताए मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए, जैसे मान लो कि आप डंबल उठा रहे हो, जिम में जा रहे हो, डंबल उठा रहे हो, तो वहां पर भी क्या हो रहा है, मसल वहां पे कैल्शियम आयन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, तभी आप डंबल उठा पा रहे हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है। विच हेल्प द हार्ट पंप, तो ये फिर वही बात करें, ठीक है ना। स्लो हार्ट रेट, डिगॉक्सिन ऑल्सो अफेक्ट द वेगस नर्व विच स्लो डाउन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल द हार्ट एंड पंप एंड हेल्प द कंट्रोलिंग एबनॉर्मल रिदम। अगर हार्ट रेट हमारा एबनॉर्मल हो रहा है तो उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। इस तरीके से हार्ट के मैकेनिज्म को कहने का मतलब यह बढ़ा देता है। उसके बाद में हाइपर टेंशन का आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन आपको याद रख लेना है। ये तो डायूरेटिक भी आप यूज कर सकते हो, हाइपर टेंशन बताया ना, हाई ब्लड प्रेशर, तो इसमें क्या यूज कर सकते हो आप, डायूरेटिक भी यूज कर सकते हो। जब आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा कैसे कैसे, ठीक है ना। बीटा ब्लॉकर भी आप यूज करते हो, एटिनोलॉल, मेटाप्रोलॉल और प्रोपेनोलॉल, ये सारी चीजें आप याद कर लो कैसे भी करके, जैसे MAP करके याद कर लो। बीटा ब्लॉकर का एग्जाम्पल मैप। डायूरेटिक का चैप्टर में पूरा बता के रखा हूँ, फर्स्ट ईयर के चैप्टर में है, सेकेंड ईयर में भी आपको जब डायूरेटिक पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको बता दूंगा। इसके अलावा एस इनहिबिटर्स, ये भी कई बार ये पूछा जाता है, तो यहाँ पे इनालपिरिल, रेमिपिरिल और लिसिनोपिरिल बहुत सारे आते हैं, तो इसको आप ACE याद रख लेना। इसका भी मैकेनिज्म आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है ना, जब चैप्टर पढ़ाऊंगा। अभी तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि एक फरमाइश आई है, एक डिमांड है, उसके हिसाब से पेपर चल रहा है डिस्कस। और ARB का मतलब होता है कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसमें क्या करता है, रिलैक्स करता है किसको, ब्लड वेसल्स को। एग्जांपल देख लो, लोसार्टन, टेलमिसार्टन, जितने टन वाले आते हैं, अगर आप मेडिकल पर रहते होंगे तो आपको पता चल गया होगा। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल बताऊं आपको कि कैल्शियम चैनल को क्या होता है भाई, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर दोगे, कैल्शियम किसके लिए जिम्मेदार था, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स। बट क्या होता है, अगर हार्ट मसल ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी तो BP ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। और BP को हमको लो करना है तो कैल्शियम चैनल को ही ब्लॉक कर दो, तो वही यहाँ पे कैल्शियम चैनल, ठीक है। इससे पहले वाला क्वेश्चन था, जैसे एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, वेरापामिल, ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है। इसके अलावा ब्लड क्या है, वाइसोडाइलेटर्स, वेसल्स को हमारे डायलेट कर दो। BP हाई हो गई है इसके अंदर तो इसको और डायलेट कर दो, लो, और डायलेट कर दिया, BP लो हो गया, तो हमें क्या करना है, BP लो करवाना है। क्वेश्चन नंबर 3C, यहाँ पे क्या दिया गया है, नाइट्रेट्स इन एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस कुछ नहीं होता, ये चेस्ट पेन होता है, ठीक है ना। चेस्ट पेन होता है क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा डिमांड हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है। रिड्यूस द ब्लड फ्लो टू द हार्ट, हार्ट के पास में ब्लड फ्लो नहीं होगा, और ब्लड फ्लो नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो इसकी वजह से, ठीक है ना। दे वर्क बाय रिलैक्सेशन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को भी ये रिलैक्स करते हैं, इसलिए इनको वाइसोडाइलेटर्स के नाम से भी जानते हैं। इनको वाइसोडाइलेटर्स के नाम से भी जानते हैं, कभी वाइसोडाइलेटर्स के नाम से भी पूछेगा तब भी आपको लिख देना यही, ठीक है ना। एग्जाम यहाँ पे मैकेनिज्म भी आप देख लो, यहाँ पे मैकेनिज्म भी दिया गया है कि कैसे क्या काम करता है। तो नाइट्रेट्स रिलैक्स करता है नाइट्रिक एसिड को इन द बॉडी को, ठीक है। नाइट्रिक एसिड क्या करता था, नाइट्रिक एसिड यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड एक्टिवेट करता था यहाँ पे
ग्वानिलेट साइक्लेस, ग्वानिलेट साइक्लेस को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, लीडिंग इंक्रीज इन साइक्लिक। अब ये पूरा साइकिल चलेगा स्टूडेंट, जब ये पूरा आपको बताऊंगा एंजाइना पिक्टोरिस वाले चैप्टर तो उसमें आपको सारे मिल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए आप इसको ऐसे याद कर लो, याद कर लेंगे तो आपके लिए भी आसानी रहेगा। जब चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां पे तो आपको सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ और डिस्क्राइब इन द माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है, माइस्थीनिया ग्रेविस क्या है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें हमारी बॉडी का इम्यूनिटी खुद ही क्या होता है, वीक होने लगता है, क्योंकि ये डिजीज की वजह से खुद के सेल्स खुद को ही अटैक करने लगते हैं, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं कॉज क्या है, द इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। हमारे इम्यून सिस्टम एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, और ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, अपने बॉडी को ही क्या करता है, नुकसान पहुंचाने लगता है, इसकी वजह से होता है, ठीक है ना। इसका माइस्थीनिया ग्रेविस इसी को बोलते हैं, जिसकी वजह से प्रिवेंट क्या करता है, दिस प्रिवेंट द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब आप खुद ही बताओ कि अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, मसल्स रिलैक्स नहीं हो रहा है, तो कोई मूवमेंट होगा क्या बॉडी के अंदर, नहीं होगा ना, लीडिंग टू वीकनेस, आप वीक हो जाओगे, मैं वीक हो जाऊंगा, सेम केस यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और सिम्टम्स की बात करेंगे तो मसल्स वीकनेस हो जाएगा, पूरे सिम्टम्स आएगा। इसके अलावा विद एक्टिविटी एंड इम्प्रूव द रेस्ट, ठीक है ना। ड्रॉपिंग आईलेट, आईलेट्स क्या होगा, वो भी ड्रॉप होने लगेगा, और डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, बोलने में, हर चीज, क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा। मैंने आपको बताया कि हर काम करने के लिए मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन तो होना जरूरी है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आने लगेगी, हर चीज होने लगेगा, ठीक है ना। डायग्नोसिस तो फिर आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे एट्रोफोनियम टेस्ट होता है, उसका कर करके, और एंटी कोलिनेस्टीरेस यहाँ पे, ठीक है ना, AChR, ये एंटीबॉडीज टेस्ट किया जाता है, और इलेक्ट्रोमायोग्राफी किया जाता है, EMG करवाया जाता है, ठीक है ना, और सीटी स्कैन और MRI करके भी होता है, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट अगर किसी को हो गया माइस्थीनिया ग्रेविस तो कैसे आप करोगे, तो कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर, जैसे एग्जाम पे पारिडोस्टिगमाइन आप याद कर लो कौन कौन सा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड में आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे प्रेडनिसोन और एजाथ्योप्रिन आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा माइस्थीनिया ग्राइसिस में भी आप यूज कर सकते हो, ये पूरी सारी चीजें दिया गया। कंक्लूजन अगर कभी 1 मार्क में आपको पूछ दे तो ये कंक्लूजन करके दिया गया, माइस्थीनिया ग्रेविस एक न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर है, कॉज बाय द ऑटो इम्यून अटैक ऑन द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स पे होता है, और क्या होता है, मसल्स वीक हो जाते हैं इसमें, ठीक है ना। इट इज मैनेजेबल, कभी मैनेज हो सकता है विद द मेडिसिन, जैसे यहाँ पे कुछ और सर्जरी वगैरह करके हो सकता है, ठीक है। सेल साइकिल भी पूछा गया है, तो सेल साइकिल देख लो, सेल साइकिल आपने पूरा पढ़ के रखे हो, कहीं ना कहीं 10th 12th में पढ़े हो, वही सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है कि सेल साइकिल कितने होते हैं, यहाँ पे पूरा बातें बताई गई है कि इसमें 2 मेन फेजेस होता है, एक इंटरफेज होता है, एक एम फेज होता है। इंटरफेज ये 90% होता है, ठीक है ना। उसके बाद में इंटरफेज को ही सब डिवाइड किया गया है, यहाँ पे G1 फेज, जिसको S फेज, G2 फेज, और G1 फेज में क्या होता है, इसमें पूरा सारी चीज़ें दिए गई हैं, क्या क्या होता है, इसको सेल ग्रो इसी स्टेज में होता है। इसके अलावा सेल का रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन इस DNA का इसमें होता है, एस फेज में होता है, पूरा दिया गया, ठीक है ना। आपको पढ़ लेना है, कुछ भी नहीं इसके अंदर, एकदम आसान है, आप देखते जाओ। और यहाँ पे पूरा इसका सिग्निफिकेंस है, सेल साइकिल भी आप पढ़ के आओ, बहुत आसान, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 4C जो दिया गया है यहाँ पे, क्लासीफाई एंटी कैंसर, कैंसर में यूज होने वाले ड्रग के नाम, तो ये आपको कैंसर सारी चीज़ें याद कर लेना है। एल्काइलेटिंग है, पूरा एंटी मेटाबोलाइट है, एंटी ट्यूमर है, और मियोटिक इनहिबिटर से सारी चीज़ें दिए रखी हैं, आप क्लासिफिकेशन याद कर लो, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ही पूछा गया है। और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, और उसमें क्या किया गया, फिर डिफरेंस पूछा गया है, पेनिसिलिन, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, ये आपको दिया गया है। बीटा लैक्टम में आपको जब एंटीबायोटिक बताऊंगा तो ये बीटा लैक्टम रिंग होता है, उसी को उसके बेस पे, ठीक है ना। तो बीटा लैक्टम रिंग होता है, उसके हिसाब से किसके अंदर क्या पाया जाता है वो दिया गया है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन हो गया, सिफाइलोस्पोरिन हो गया, कार्बापेनम हो गया, ये पूरा मेन ग्रुप है। और इस ग्रुप के अंदर क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। उसके बाद में यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है, पेनिसिलिन और सिफाइलोस्पोरिन क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर, इसमें बीटा लैक्टम रहेगा और थायाजोलिडीन रिंग रहेगा, इसके अंदर बीटा लैक्टम और डाईहाइड्रोथायजोलिन थोड़ा सा रिंग में अलग अलग रहता है, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो मेनली ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। ये रेजिस्टेंस किसके लिए, लेस रेजिस्टेंस होता है, बीटा लैक्टम एक एंजाइम है उसके थ्रू ये ज्यादा होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जनरेशन, नो जनरेशन, यहाँ पे 5 जनरेशन पाया जाता है। एलर्जिक यहाँ पे हाई रहता है, यहाँ पे लो रहता है, सारी चीजें दिया रखा है। उसके बाद में सिफाइलोस्पोरिन का पूरा ग्रुप पूछा गया, ये सिफाइलोस्पोरिन का पूरा आप याद कर लेना। वीडियो लॉन्ग हो रही है इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद में एंटी ट्यूबरकुलर का आपको देख के जाओ, ठीक है ना, ये भी पढ़ लो। उसके बाद मलेरिया का दिया गया है। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझेगा स्टूडेंट
तो क्या करना, आप मुझे अलग से बोल देना, वो क्वेश्चन मैं अलग से आपको समझा दूँगा, ठीक है ना? आसान तरीके से दिया गया है यहाँ पे, इसको आप पढ़ के जाओ। और इसके बाद में मलेरिया का क्लासिफिकेशन दिया गया है, क्लासिफिकेशन भी आपको ये देख लेना। और एंटीकोलिनेस्टेरेज का क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया है, ये आप देख लो। और इसके अलावा एक्सप्लेन एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन एंड मेटाबॉलिज्म का ये पूरा दिया गया है, इसको भी आप देख के जाओ। एक बार पढ़ लो, नहीं समझेगा तो मैं फिर बताऊंगा, इसको टेंशन नहीं लेना। हर एक क्वेश्चन को फिर से एक-एक करके मैं बता दूंगा। ये वीडियो लॉन्ग हो गई है, इसके लिए मैं अभी ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक डायबिटीज़ के केस में यहाँ पे ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसके केस में, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा वीडियो होता है, एंड होता है। अगर आपको थोड़ा-सा हमारी कोशिश अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और इसका आपको नोट्स मिल जाएगा स्टूडेंट, हमारा जो एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, वसीम फार्मा स्टडी के नाम से ही, उस पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप वहाँ से यहाँ पे हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, उससे आपको जाकर के वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। फिर भी अगर कुछ आपको ज़रूरत होगी तो ये दिया गया हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, आप अपना नेम बताना, मैं सब आपको प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।